ये रहा आवेदन पत्र। उसने उसे कागजों का एक सेट दिया। क्या आपके पास अकादमिक विभाग से अकादमिक विवरण पत्र है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने सिर हिलाया। क्या मुझे जाकर एक लाना चाहिए? जरूरी नहीं है, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। हम दस्तावेज खुद हासिल कर सकते हैं, बस अगर वे उपलब्ध करा दिए जाएं तो प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। फिर भी इसमें कोई समस्या नहीं है। रूही ने सिर हिलाया और फिर डेस्क की ओर बढ़ते हुए आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ने लगी। इसमें कई पृष्ठ थे। पहला पृष्ठ सामान्य और बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी से भरा था। नाम, आयु, जन्मतिथि, लिंग और इस प्रकार के अधिकांश आवेदनों और प्रपत्रों में आवश्यक अन्य मानक जानकारी। दूसरा पृष्ठ थोड़ा अधिक रोचक था। यह उनके द्वारा परिभाषित उनकी व्यक्तिगत रुचियों पर केंद्रित था। उन्हें अपनी मार्शल आर्ट का वर्णन करना था, अपनी तकनीकों और प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करना था। तीसरे पृष्ठ पर उनसे मिशन के लिए पसंदीदा मापदंडों की सूची बनाने को कहा गया था, अकादमी से दूरी, मिशन की समय सीमा, कक्षा आदि। अंतिम पृष्ठ पर कुछ नियम और शर्तें लिखी थीं, जिन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसे स्वीकार करना आवश्यक था। रूही ने दिए गए स्याही वाले पेन से तेजी से आवेदन पत्र भरा और उत्सुकता से उसे कर्मचारी को वापस कर दिया। हम आज ही आपसे संपर्क करेंगे, उसने उसे बताया। रूही ने सिर हिलाया। तभी उसके मन में एक विचार आया। क्या मैं मिशन पुस्तकालय जा सकता हूँ? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, उसने आश्वासन दिया। रूही ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए सिर हिलाया। उसने तुरंत रास्ता पूछा और मिशन लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। मिशन लाइब्रेरी अकादमी के उस हिस्से में थी जहां रूही पहले कभी नहीं गया था। रूही को याद आया कि जब उसने केन के साथ अकादमी का दौरा किया था तब उसे इस हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह प्रशिक्षु नहीं था। प्रशिक्षु बनने के बाद वह इस बात को पूरी तरह भूल गया था। तो यह मिशन की लाइब्रेरी थी, है ना? रूही ने विशाल इमारत के पास पहुंचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। लाइब्रेरी में प्रवेश करते ही गार्डों ने उसकी प्रशिक्षु वर्दी पर एक नजर डाली और उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने बड़े दरवाजे खोले और लाइब्रेरी का पहला नजारा देखा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, उसने धीरे से कहा। मिशन की लाइब्रेरी उन्हें अपने पिछले जीवन के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की याद दिलाती थी, जहां ढेर सारे कागजात भरे रहते थे। एक छोटी सी जगह में बहुत सारी जानकारी ठूसी हुई थी। पुस्तकालय की संरचना पंचकोणीय थी, जिसे 5 खंडों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक खंड विभिन्न प्रकार के मिशनों को समर्पित था। प्रत्येक मिशन संबंधी सूचना पत्र को अलमारियों में लंबवत रूप से रखा गया था, जिसमें उसकी जानकारी और मिशन का संक्षिप्त विवरण भी शामिल था। प्रत्येक कक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुभाग को 10 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक मिशन की कठिनाई के स्तर को दर्शाता था। पहले स्तर के मिशन सबसे आसान थे, जबकि 10वें स्तर के मिशन सबसे कठिन थे। प्रत्येक मिशन को निर्देशांकों के एक निश्चित समूह के साथ कोडित किया गया था, जो हाजिन शहर और आसपास के क्षेत्रों के एक बड़े मानचित्र की 5 प्रतियों के अनुरूप था। मानचित्र को एक प्राथमिक निर्देशांक प्रणाली में क्रमांकित अक्षांश और देशांतरों द्वारा विभाजित किया गया था। प्रत्येक मिशन बिल पर दिए गए निर्देशांक मानचित्र के उस क्षेत्र को दर्शाते थे जहां मिशन स्थित था, यदि कोई हो। प्रत्येक कार्य पर जमा करने की तिथि भी अंकित होती थी, जिससे ये पता चलता था कि मार्शल यूनियन ने ग्राहक से प्राप्त कार्य को किस तिथि को स्वीकार किया था। इससे मार्शल आर्टिस्ट ये देख सकते थे कि कार्य हाल ही में स्वीकार किया गया है या नहीं। प्रत्येक मिशन पर अनुमानित समय सीमा भी अंकित थी। रूही ने अनुमान लगाया कि इसी कारण केन ने ऐसा मिशन चुना होगा जो शीतकालीन अवकाश से अधिक समय तक चलेगा। रूही ने एक और बात गौर की कि अलमारियों में मिशन बिलों के लिए बहुत सारे खाली स्लॉट थे। वास्तव में इस समय आधे से ज्यादा स्लॉट खाली थे। इससे पता चलता है कि मार्शल अकादमी के अंदर या बाहर बहुत सारे मार्शल प्रशिक्षु लगातार मिशन स्वीकार कर रहे थे और प्रशिक्षु स्तर पर मार्शल कार्यबल मार्शल सेवाओं की मांग को पूरा करने में सक्षम था। यह अच्छी बात थी। रूही को नहीं लगता था कि अगर इन मार्शल सेवाओं की आपूर्ति इनकी मांग से कहीं अधिक हो जाए, या इन सेवाओं की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक हो जाए, तो मार्शल यूनियन के लिए यह अच्छा होगा। दूसरे पहलू के बारे में वह कम आश्वस्त था। शायद मार्शल आर्टिस्टों के लिए ऐसी दुनिया में रहना बेहतर होता जहां मार्शल आर्ट की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक होती, जिससे मार्शल आर्ट एक अधिक प्रतिष्ठित कौशल बन जाता और समाज में मार्शल आर्टिस्टों का दर्जा ऊंचा हो जाता। हालांकि इसके लिए समाज में अत्यधिक संघर्ष होना आवश्यक था। रूही को यकीन नहीं था कि वह खुद और खासकर अपने परिवार को ऐसे बेहद खतरनाक समाजों में रखना चाहता है। वह मांग और आपूर्ति के मौजूदा संतुलन से संतुष्ट थे। वास्तव में मार्शल आर्टिस्टों की मांग अभी भी काफी अधिक थी। मिशन उपलब्ध कराने वाले कई बाजार थे, देश के भीतर घरेलू बाजार,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार उन कई छोटे और कमजोर राष्ट्रों से आते थे जिनके पास कैनरियन साम्राज्य की तरह कोई मजबूत एकीकृत मार्शल समूह या संघ नहीं था। कैनरियन मार्शल समझौते की शर्तों के अनुसार शाही परिवार भी मिशनों का एक बड़ा नियमित स्रोत था जो मार्शल यूनियन को व्यावसायिक रूप से बनाए रखता था। मांग में कमी आने का भी कोई डर नहीं था। पनामा महाद्वीप में असंख्य देश, राष्ट्र, राज्य और छोटे छोटे समूह और बस्तियां थीं, जिनके हितों में अकल्पनीय टकराव था, जिसके कारण सैन्य शक्ति की भारी मांग थी। इसके अलावा पनामा महाद्वीप के बड़े हिस्से, विशेष रूप से महाद्वीप और मध्य भाग में, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षसी प्रजातियां पाई जाती थीं, जो मानवता की सामूहिक सैन्य शक्ति के बिना संपूर्ण मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती थीं। अनेक मिशन संघर्ष से नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के लालच से प्रेरित थे। चाहे वह जीव जंतु हो, वनस्पति हो या महाद्वीप के भीतरी इलाकों में पाए जाने वाले भू संसाधन। इनमें से अधिकांश संसाधन बेहद खतरनाक वातावरण में स्थित थे, जहां केवल मार्शल आर्टिस्ट ही जा सकते थे। रूई ने निष्कर्ष निकाला कि मार्शल आर्ट की मांग कभी खत्म नहीं होगी। रूई ने अपने दिमाग में उठ रहे निरर्थक विचारों को दूर भगाते हुए सिर हिलाया। उसने पुस्तकालय पर नजर डाली और सोचने लगा कि कहां से शुरू करे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जहां से भी शुरू कर सकता हूं। रूई ने कंधे उचका दिए। वह रक्षा श्रेणी वाले अनुभाग की ओर चला गया, अलमारियों पर लापरवाही से टहलते हुए प्रदर्शित बुनियादी जानकारी को स्कैन करता रहा और प्रत्येक मिशन को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ता गया। रक्षा वर्ग, अंगरक्षक मिशन। कठिनाई स्तर 3। सुरक्षा का लक्ष्य, हिल्ला वियोना। मिशन का निर्दिष्ट अनुमानित स्थान सीमा 28.5 19.8 के 20 किलोमीटर के दायरे में। मिशन की अवधि 1 सप्ताह। मिशन का प्रारंभ तत्काल। सफल समापन का पारिश्रमिक 80 चांदी के सिक्के 208 मार्शल क्रेडिट। कौशल संबंधी पूर्व आवश्यकताएं 2 प्रशिक्षु स्तरीय रक्षा उन्मुख तकनीकें। रक्षा वर्ग, गार्ड मिशन। कठिनाई स्तर 3। सुरक्षा का लक्ष्य, आवासीय परिसर का मुख्य द्वार। मिशन का अनुमानित स्थान सीमा 2.875 4.978। मिशन की अवधि 1 महीना। मिशन प्रारंभ तिथि शीतकालीन 28/416। सफल समापन का पारिश्रमिक 192 चांदी के सिक्के 500 मार्शल क्रेडिट। कौशल संबंधी पूर्व आवश्यकताएं 1 प्रशिक्षु स्तर की रक्षा उन्मुख तकनीक। अल्पविराम, रक्षा वर्ग, परिवहन मिशन। कठिनाई स्तर 2। परिवहन का लक्ष्य 5 सेमी x3 सेमी x6 सेमी आयामों वाला अनिर्दिष्ट बॉक्स। नाजुक, यात्रा का आरंभ समाप्ति बिंदु और दूरी हाजिन शहर से गडक शहर तक 120 किलोमीटर। मिशन प्रारंभ तिथि शीतकालीन 42वां 416। सफल पारिश्रमिक 28 चांदी के सिक्के 72 मार्शल क्रेडिट। कौशल संबंधी पूर्व आवश्यकताएं 1 प्रशिक्षु स्तर की रक्षा उन्मुख तकनीक और 1 प्रशिक्षु स्तर की पैंतरेबाजी उन्मुख तकनीक। अल्पविराम, पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हम रूई ने एक एक करके सभी मिशनों को ध्यान से देखा। मिशनों के वर्गीकरण की व्यवस्था और संरचना ने उससे बेहद आकर्षित किया, जिससे मार्शल आर्टिस्टों के लिए मिशनों को पूरा करना बेहद आसान हो गया था। मिशन बिलों के साथ प्रदर्शित जानकारी केवल सबसे बुनियादी और प्रासंगिक जानकारी थी, जिससे ये जल्दी से तय किया जा सके कि कोई मिशन वांछनीय है या नहीं। इससे मिशनों का त्वरित चयन और वितरण संभव हो सका। रक्षा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के मिशनों को देखकर रूई आश्चर्यचकित रह गया। रक्षा श्रेणी के मिशनों के बारे में हमेशा यही लगता था कि उनमें विविधता और भिन्नता की कमी होगी, लेकिन वह गलत साबित हुआ। इस श्रेणी में रक्षा उन्मुख मिशनों के अनेक प्रकार थे। अंगरक्षक, सुरक्षा, परिवहन, गश्त और कई अन्य प्रकार के मिशन। इन प्रकारों के भीतर भी मिशन के विभिन्न पहलुओं के कारण प्रत्येक मिशन की परिस्थितियां अत्यंत भिन्न हो सकती थीं। अंगरक्षक सेवा में भी यही बात सच प्रतीत होती थी। लक्ष्य की प्रोफाइल में बहुत अंतर हो सकता था, जिससे मिशन में भी काफी बदलाव आ सकते थे। कुछ अंगरक्षक मिशनों में लक्ष्य बहुत यात्रा करते थे। रूई के अवलोकन के अनुसार इससे मिशन की कठिनाई का स्तर आमतौर पर बढ़ जाता था। स्थिर मिशन, जिनमें लक्ष्य ज्यादातर एक छोटे से क्षेत्र में ही रहता था, उनमें उन कारकों से बचना आसान होता था जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। सुरक्षा मिशन कहीं अधिक सीधे साधे थे। लक्ष्य या तो कोई स्थान होता था या कोई वस्तु, जो आमतौर पर गुप्त नहीं होती थी। ये काम आमतौर पर कम कठिनाई स्तर के होते थे और साथ ही इनमें वेतन भी कम मिलता था। रूई को परिवहन और गश्ती मिशनों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। ये मिशन काफी कठिन थे। ये मिशन पंचभुजाकार पुस्तकालय के केंद्र के नजदीक रक्षा श्रेणी के निचले स्तरों में थे।
इनमें से कई मिशन इतने कठिन थे कि एक नौसिखिया प्रशिक्षु के लिए उन्हें पूरा करना नामुमकिन था। उसे नहीं पता था कि उसका ग्रेड कितना होगा, लेकिन यकीनन वह निचले स्तर पर ही होगा। ये मिशन बेहद खर्चीले थे क्योंकि ये ऐसे मिशन थे जिन्हें केवल अर्थव्यवस्था के उच्च वर्ग के लोग ही वहन कर सकते थे और करना चाहते थे। भला भला कौन किसी मार्शल आर्टिस्ट को सामान पहुंचाने के लिए नियुक्त करेगा। अमीरों के पास निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन था और केवल उन्हीं के पास ऐसी दिखावटी सेवाओं पर खर्च करने का पर्याप्त कारण था। मार्शल यूनियन के कई धनी ग्राहकों के पास ऐसी वस्तुएं, डेटा और जानकारी थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन भी कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में लक्षित चोरी और डकैती की संभावना भी काफी अधिक थी। सुरक्षित रहने की बजाय और अधिक अफसोसजनक स्थिति में आने के बजाय उन्होंने मार्शल आर्टिस्टों से जुड़ी त्रासदियों की संभावना को कम कर दिया। रक्षा श्रेणी के मिशनों से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद रूई उत्सुकता से आक्रमण श्रेणी के मिशनों की ओर बढ़ा। उसे लगा कि उसे पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। माफ कीजिए, रूई ने एक सहायक कर्मचारी को पुकारा। हमलावर श्रेणी के मिशन इतने कम क्यों हैं? अधिकांश स्लॉट खाली थे। आखिर चल क्या रहा था? आप यहाँ नए होंगे, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। हमला और मारपीट अभी भी गंभीर अपराध हैं, यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी। मार्शल यूनियन कैंड्रियन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले ऐसे अपराधों के लिए नागरिकों द्वारा नियुक्त मिशन स्वीकार नहीं कर सकती। इसके बावजूद मिशनों का अपराध श्रेणी वर्गीकरण मौजूद है। रूई ने अन्य जानकारियों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला। इसका मतलब है कि सभी अपराध श्रेणी के मिशन शाही परिवार की अनुमति से ही शुरू किए जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैंड्रियन मार्शल समझौते की एक धारा में अन्य बातों के अलावा मार्शल यूनियन से शाही परिवार को धन, संसाधन और विशेषाधिकारों के बदले में मार्शल सेवाओं के आदान प्रदान का उल्लेख किया गया था। कर्मचारी ने सिर हिलाया। वह और विदेशी मिशन, लेकिन आप अभी भी उस विकल्प के लिए कुछ स्तर नीचे हैं। रूई को इसका अंदाजा था, इसलिए उसने इस बात को दरकिनार रखते हुए शाही आयोगों पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि मार्शल आर्टिस्टों पर अभी भी कई कानून लागू होते हैं, उन्हें केवल आंशिक रूप से दंड से छूट मिलती है। सजा के मामले में न्यायिक प्रणाली से उन्हें कहीं अधिक उदार रियायतें मिलती हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं था कि आक्रामक श्रेणी के मिशन अन्य श्रेणियों के मिशनों की तुलना में संख्या में कम थे। राज्य द्वारा स्वीकृत हिंसा के बिना किसी देश का शासन चलाना असंभव था, इसलिए कैंड्रियन साम्राज्य ने संभवतः कुछ कम महत्वपूर्ण कर्तव्यों को, जिनमें हमले शामिल थे जैसे कि माफिया और देश के काले बाजार के खिलाफ युद्ध, को दूसरे देशों को सौंप दिया था। अगर ऐसा था तो रूई को लगा कि कैंड्रियन साम्राज्य की यह चाल कुछ हद तक समझदारी भरी थी। शाही परिवार के लिए पाताल लोक और मार्शल यूनियन दोनों ही परेशानी का सबब थे। सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें आपस में निपटने दिया जाए। रूई को बस यही उम्मीद थी कि मार्शल यूनियन इस विशेष कर्तव्य के लिए शाही परिवार से भारी भरकम कीमत वसूल रही होगी। रूई शेष 3 खंडों की ओर बढ़ा और उसे उनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ रोचक विचित्रताएं मिली। प्रशिक्षु स्तर पर शिकार के सभी मिशन पूरी तरह से घरेलू थे, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश शिकार मिशन आमतौर पर कैंड्रियन साम्राज्य की सीमाओं से परे होते थे, क्योंकि अधिकांश पशु प्रजातियां मानव बस्तियों से परे पाई जाती हैं। हालांकि ये मिशन उसकी क्षमता से कहीं अधिक थे। उसे जिन शिकार अभियानों की अनुमति थी वे सभी घरेलू प्रकृति के थे। इनमें उन जानवरों के सत्यापित अवलोकन शामिल थे जो नागरिकों के लिए अत्यधिक खतरा पैदा करते थे, या जंगलों और अन्य प्राकृतिक आवासों के कुछ हिस्सों में कुछ विशेष प्रजातियों के जानवरों की अत्यधिक आबादी थी। कैंड्रियन साम्राज्य ने सभी खतरनाक जानवरों की प्रजातियों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं था। चाहे अच्छा हो या बुरा, इन प्राकृतिक वातावरणों में पाई जाने वाली जानवरों की प्रजातियां इन वातावरणों के संतुलन, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। ये प्रजातियां आमतौर पर नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों और खाद्य श्रृंखलाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन्हें अंधाधुंध और लापरवाही से पूरी तरह नष्ट करना एक मूर्खतापूर्ण भूल होगी, जिससे ऐसी पारिस्थितिक आपदाएं आ सकती हैं जो पूरे पारिस्थितिक जगत को तबाह कर सकती हैं। ये समस्या जानवरों की प्रजातियों से कहीं अधिक गंभीर थी। जानवरों की प्रजातियों से निपटना इस तरह की जटिल पारिस्थितिक आपदा की तुलना में कहीं अधिक सरल और आसान था। मार्शल आर्ट पहली समस्या को तो संभाल सकता था, लेकिन दूसरी को नहीं। राजपरिवार ने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। इस कार्यकारी निकाय के कई कार्यों और कर्तव्यों में से एक था शाही अनुमति के माध्यम से मार्शल यूनियन के साथ समन्वय स्थापित करके पशु प्रजातियों की आबादी और वितरण को नियंत्रित करना।
कई शिकार अभियानों का केंद्र मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण था। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के ऐसे संसाधन शामिल थे जिन्हें प्राप्त करना जोखिम भरा था, और इसलिए इसके लिए मार्शल आर्टिस्टों की आवश्यकता होती थी। हालांकि इसके अलावा रूई ने महसूस किया कि प्रशिक्षु स्तर पर शिकार अभियानों की श्रेणी में विविधता और प्रकार सीमित थे। साम्राज्य की सीमाओं के बाहर और साम्राज्य के भीतर मौजूद वास्तविक जंगली प्राकृतिक वातावरण में वनस्पतियों और जीवों की विविधता सीमित है। रूई ने धीरे से कहा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस स्तर पर बाहरी शिकार अभियानों में भाग लेने के योग्य होगा। शिकार वाले हिस्से की खोजबीन से संतुष्ट होने के बाद उसने इन विचारों को खारिज कर दिया और शेष 2 हिस्सों की ओर बढ़ गया। गुप्त अभियान अनुभाग पहली बार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। मिशन गुप्त और गुप्त अभियानों पर केंद्रित थे। पीछा करना, टोही, ट्रैकिंग, घुसपैठ आदि इस श्रेणी के मिशनों का हिस्सा थे। उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि ये मिशन कानूनी थे जबकि अपराध की श्रेणी कानूनी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि कैंड्रियन साम्राज्य पृथ्वी नहीं है, तो उन्हें ये बात ज्यादा समझ में आई। पृथ्वी पर निजता का अधिकार और भौतिक एवं बौद्धिक संपदा राज्य द्वारा संरक्षित थे। हालांकि कैंड्रियन साम्राज्य और उनके ज्ञान में रहे अधिकांश संप्रभु राज्य उनके जीवनकाल में सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पृथ्वी से सदियों पीछे थे। पृथ्वी पर जो अधिकार मौलिक और अत्यंत महत्वपूर्ण थे, वे यहाँ उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इसका एक कारण संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की कमी थी, जिससे विकास धीमा हो गया और इस तरह के मिशन कानूनी बन गए। अब तक जिन 4 प्रकार के मिशनों को अंजाम दिया गया था, उनमें से यह एकमात्र ऐसा मिशन था जिसके लिए वह सबसे कम योग्य था। इन मिशनों के लिए गुप्त रूप से कार्य करने की तकनीक आवश्यक थी, जो उसके पास न तो थी और न ही वह इसे हासिल करना चाहता था। इस तरह के मिशनों में उनकी रुचि सबसे कम थी। आखिरकार वह मार्शल आर्ट के प्रशंसक थे, जासूसी के नहीं। जब उसकी भूख मिट गई तो वह आखिरी हिस्से की ओर बढ़ने से पहले उस हिस्से को छोड़कर चला गया। मिशनों की विविध श्रेणी। यह मिशनों का वह वर्ग था जिससे वह सहज रूप से सबसे कम परिचित था। उसने अन्वेषण चरण में अनिवार्य सैद्धांतिक पाठों में इसके बारे में अवश्य ही सीखा था। हालांकि इस वर्ग के मिशनों में अन्य 4 वर्गों के मिशनों से अलग कोई सामान्य विशेषता नहीं थी, इसलिए ये कल्पना करना भी कठिन था कि इस वर्ग के मिशन कैसे हो सकते हैं। वाह, ये तो पूरी तरह से अराजकता है, रूई ने हंसते हुए कहा और उस सेक्शन में घूमते हुए मिशनों का जायजा लिया। सभी मिशन अलग अलग प्रकार के थे, उनमें कोई एक समान तत्व या पैटर्न नहीं था जो पूरे वर्ग को एकजुट करता हो। अकादमी ने एक जैसे मिशनों को एक साथ रखने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे मिशन जिनमें कुछ हद तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती थी, उन्हें एक साथ रखा गया था, और ऐसे मिशन जिनमें मार्शल आर्टिस्टों की सेवाओं की आवश्यकता होती थी, जिनका उनके मार्शल आर्ट के उपयोग से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी एक साथ रखा गया था। ये व्यक्ति एक मार्शल प्रशिक्षु का साक्षात्कार लेना चाहता है, रूई ने एक विशेष गलियारे में नजर घुमाते हुए खुशी से हंसते हुए कहा। उसने सिर हिलाया। मार्शल यूनियन ने शायद इस श्रेणी का निर्माण इसलिए किया होगा क्योंकि बहुत सारे अजीबोगरीब काम आ रहे थे। रूई को आश्चर्य हुआ कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट प्राथमिक 4 श्रेणियों के बजाय इस अजीबोगरीब श्रेणी के मिशनों को क्यों चुनेगा। ऐसा तब तक था जब तक उसे इसका कारण पता नहीं चला। इस वर्ग का पारिश्रमिक अन्य वर्गों की तुलना में अधिक है। उन्होंने गौर किया और समझा कि मार्शल आर्टिस्ट इस वर्ग में क्यों आते हैं। धन। विविध प्रकार के मिशन न केवल सबसे सुरक्षित थे, बल्कि अन्य प्रकारों की तुलना में प्रति पाउंड के हिसाब से काफी अधिक लाभकारी भी थे। इससे इस प्रकार के मिशनों की ओर पर्याप्त संख्या में मार्शल आर्टिस्ट आकर्षित हुए, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि मार्शल आर्टिस्टों की आपूर्ति उस प्रकार के मिशनों की संख्या के बराबर हो। रूई को भी इस तरह के मिशनों में खास दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं मुख्य रूप से आक्रमण, रक्षा और शिकार पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जब वह इधर उधर घूमकर अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि मिशनों की प्रत्येक श्रेणी कितनी अलग थी। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा था कि मूलभूत तंत्रों को छोड़कर प्रत्येक श्रेणी लगभग सभी पहलुओं में एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वे कई मायनों में एक दूसरे से असंगत थे। रक्षा श्रेणी मिशनों की सबसे सामान्य और विविध श्रेणी थी। इसका ग्राहक आधार काफी सुव्यवस्थित था और इसमें पर्याप्त विविधता और भिन्नता थी। इसके अलावा यह एकमात्र श्रेणी थी जो प्रशिक्षु क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। अप्रेंटिस क्षेत्र में अपराध श्रेणी पूरी तरह से राजशाही द्वारा अधिकृत थी, जिससे कमीशन का स्रोत बहुत ही विशिष्ट हो जाता था। अप्रेंटिस क्षेत्र में कमीशन केवल उसी शहर तक सीमित था जहां अप्रेंटिस काम करते थे। शिकार के मिशन भी कैंड्रियन साम्राज्य तक ही सीमित थे और उनकी कठिनाई और विविधता भी काफी हद तक कम कर दी गई थी।
गुप्त अभियानों के लिए आवश्यक कौशल की पूर्व आवश्यकताएं उन सभी में सबसे अधिक जटिल थीं। विविध श्रेणी की बात करें तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। रूई ने अपना सिर हिलाया, तभी एक आवाज ने उसे पुकारा। अप्रेंटिस रूई क्वारिया, एक सहायक कर्मचारी ने उन्हें पुकारा। आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है और आपका लर्नर लाइसेंस पंजीकृत हो गया है। उन्होंने एक लिफाफा देते हुए कहा, अब आप एक मिशन स्वीकार कर सकते हैं। क्या मैं अभी इसी क्षण से कोई मिशन चुन सकता हूँ? जी हाँ, जब तक कठिनाई का स्तर मिशन पूरा करने की आपकी क्षमता के हमारे मूल्यांकन से अधिक नहीं होता। रूई ने उनके शब्दों के चयन पर ध्यान दिया। अकादमी मिशन पूरा करने की हमारी क्षमता का मूल्यांकन कैसे करती है और इसे कैसे मापा जाता है? अकादमी शैक्षणिक रिकॉर्ड, मार्शल आर्टिस्ट और मिशन के बीच अनुकूलता, अनुभव और मिशन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मिशन पूरा करने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। आपका मूल्यांकन 1 से 10 के ग्रेड में दर्शाया जाता है, ठीक मिशन की तरह। उन्होंने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। क्या मैं मिशन में सीधे कूदने के लिए योग्य हूं, भले ही मैंने पहले कभी कोई मिशन नहीं किया हो? जी हाँ, हालांकि मार्शल अकादमी दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि आप अपने प्रारंभिक मिशनों के लिए सबसे कम कठिनाई स्तर के मिशनों से शुरुआत करें। चाहे आपका मार्शल कौशल कुछ भी हो, उच्च कठिनाई स्तर के मिशनों को शुरू करने से पहले मिशन पूरा करने की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे अनुभव अर्जित करना सबसे अच्छा है। मैं समझ गया। रूई ने सिर हिलाया। मेरा मानना है कि मुझे केवल एक मिशन बिल चुनना होगा और उसे कमीशन विभाग में मुझे सौंप दिया जाएगा, सही है ना? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपके कोई और सवाल हैं, तो आप मार्शल अकादमी द्वारा तैयार की गई मिशन पूरा करने की गाइड पढ़ सकते हैं। उसने उसे एक छोटी पुस्तिका देते हुए कहा। या फिर आप स्पष्टीकरण के लिए कमीशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। समझ गया, धन्यवाद। रूई ने मिशन पूरा करने की गाइड पढ़ते हुए कहा। सौभाग्यवश मिशन पूरा करने संबंधी मार्गदर्शिका बहुत विस्तृत नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से मिशन पूरा करने के बुनियादी प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पूर्व प्राध्यापक, मिशन प्रोटोकॉल और मिशन पूरा होने विफलता के बाद के प्रोटोकॉल शामिल थे। मार्शल आर्टिस्टों द्वारा इन प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण ही मार्शल यूनियन एक इकाई के रूप में सुचारू और शीघ्रता से कार्य कर सकी। पूर्व प्रारंभिक प्रोटोकॉल में आयोग को नियुक्त मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पंजीकरण कराना, प्रेषण के समय को रिकॉर्ड करना, ग्राहक के साथ सत्यापन करना और प्रारंभ के समय को रिकॉर्ड करना शामिल था। मिशन के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल विभिन्न वर्गों के बीच सबसे आम प्रकार के मिशनों को अंजाम देने के तरीके के बारे में नियमों के बजाय मानदंड अधिक थे। परियोजना के पूरा होने, असफल होने के बाद की प्रक्रियाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और पारिश्रमिक संबंधी प्रक्रियाएं शामिल थीं। आसान काम है। रूई ने किताब बंद कर दी क्योंकि उसने इसे जल्दी से समझ लिया था। अब मिशन चुनने का समय आ गया है, उसने उत्साह से मन ही मन कहा। अकादमी में 1 साल के प्रशिक्षण के बाद वह आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां वह एक मिशन पूरा कर सकता था। मुझे 3रा ग्रेड मिला है ना? रूई ने अपना सिर खुजाया। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। उसके पास इसका अर्थ समझने के लिए जरूरी जानकारी और अनुभव नहीं था। शायद वह केन, फे और मिलियाना से उनके ग्रेड पूछ ले ताकि उसे यह समझने में मदद मिल सके कि अकादमी ने उसे असल में कितना योग्य माना है। खैर, मेरा इरादा शुरुआत में ही 3रे दर्जे का मिशन चुनने का नहीं है। अपने पहले मिशन के लिए उन्होंने सबसे सरल मिशन चुनने का फैसला किया। उन्होंने घमंड नहीं किया और यह नहीं सोचा कि वे अपनी महानता के कारण मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। पहली कक्षा से शुरुआत करना ही सही रहेगा, उसने निष्कर्ष निकाला। लेकिन कौन सी कक्षा? उन्होंने प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक देखा और उन पर विचार किया। गुप्त अभियान और अन्य तरह की गतिविधियां बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं। रूई का अपने इस बेहद महत्वपूर्ण पहले मिशन के लिए किसी के साए में छिपकर काम करने या अजीबोगरीब हरकतें करने का कोई इरादा नहीं था। हमला भी नामुमकिन है। वह अपने पहले ही मिशन में शाही तौर पर अधिकृत मिशनों में शामिल नहीं होना चाहता था। अब रक्षा और शिकार की कक्षाएं बची हैं। रूई ने अपना फैसला सुनाने से पहले ये निष्कर्ष निकाला। शिकार श्रेणी के मिशन कहीं अधिक जटिल होते हैं और उनमें अधिक परिष्कृत उद्देश्य, शर्तें और पूर्व आवश्यकताएं होती हैं। अपने पहले मिशन के लिए वह व्यावहारिक रहना चाहता था। रक्षात्मक रणनीति ही सही रास्ता है, उसने फैसला किया। उसने रक्षा श्रेणी के अनुभाग की सबसे बाहरी परत यानी प्रथम श्रेणी के मिशनों वाली परत की छानबीन शुरू कर दी। रूई ने एक मिशन बिल पर रुकते हुए आंखें सिकुड़ी। रक्षा वर्ग, अंगरक्षक मिशन। कठिनाई स्तर 1, सुरक्षा का लक्ष्य, बेला।
मिशन का निर्दिष्ट अनुमानित स्थान सीमा 2.5-1.8 के 30 किलोमीटर त्रिज्या के भीतर। मिशन की समयावधि 3 दिन। मिशन का प्रारंभ तत्काल। सफल समापन का पारिश्रमिक 20 चांदी 52 मार्शल क्रेडिट। कौशल की पूर्व आवश्यकता एक प्रशिक्षु स्तर की रक्षा उन्मुख तकनीक। उसने इस पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि इसका पारिश्रमिक अपनी श्रेणी के अधिकांश अन्य मिशनों की तुलना में अधिक था और यह अकादमी के अपेक्षाकृत करीब था। उसने स्लॉट से बिल उठाया और उसके पन्ने पलटकर उसके बारे में और जानने की कोशिश की। तारांकन, हमें अभी तक मार्शल यूनियन से कोई सूचना नहीं मिली है महोदया, एक युवती ने चिंता से बताया। रिपोर्ट प्राप्त करने वाली महिला ने गंभीर भाव से अपनी दासी की ओर मुड़कर कहा, काश मेरे पास तुरंत काम सौंपने की फीस देने के लिए पर्याप्त पैसे होते। आमतौर पर कमीशन जमा करने और मिशन स्वीकार किए जाने के बीच कुछ समय अंतराल होता था। यह अंतराल आमतौर पर 0 से 3 दिन के बीच होता था। इसलिए कैनरियन मार्शल यूनियन के अधिकांश ग्राहक कमीशन जमा करने और मिशन शुरू होने की तारीख तय करने के आदी थे। इस प्रकार कमीशन चाहे कभी भी स्वीकार किया जाए, मिशन उनकी इच्छानुसार शुरू हो जाता था। हालांकि मार्शल यूनियन ने मिशन की लागत के मुकाबले बेहद महंगी फीस के बदले में मिशन को तुरंत स्वीकार करने की पेशकश की। मिस बेला, दासी ने उदास स्वर में उत्तर दिया, हमें मिशन की कठिनाई को थोड़ा कम करके बताना पड़ा ताकि हम शुरुआती खर्च उठा सकें। बेला ने आह भरी, उम्मीद करते हुए कि मार्शल यूनियन को इस बात का पता न चले। शुक्र है कि हमने कमीशन अनुबंध के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं किया। हमें मार्शल आर्टिस्ट के आने तक यहीं इंतजार करना होगा। उसने उस छोटे से कमरे की ओर इशारा किया जिसमें वे ठहरे हुए थे। होटल में उन्हें सिर्फ एक शौचालय और एक ही शयन कक्ष मिल पा रहा था। क्या मार्शल आर्टिस्ट अंगरक्षक के भेजे जाने के तुरंत बाद आप भी रवाना होने का इरादा रखती हैं? उसकी दासी ने चिंतित भाव से पूछा। हमें करना ही होगा, बेला ने सिर हिलाया। अगर हम यहाँ अनिश्चित काल तक रहे तो हमारा भेद खुल ही जाएगा। जितनी जल्दी हम निकलेंगे, पकड़े जाने की संभावना उतनी ही कम होगी। हमें हाजिन कस्बे से जल्द निकलना होगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। हाजिन में लोमाइनर्स का बहुत दबदबा है। हमें एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत है जो उनका पीछा करने वालों को रोक सके जब वे हमें ढूंढ निकालेंगे। उसने आह भरी, मुझे उम्मीद है कि हमारा अंगरक्षक जल्द ही आ जाएगा। बेला हिया एक धनी व्यापारी की बेटी थी। उसके पिता दशकों पहले तरक्की की उम्मीद में हाजिन कस्बे में आकर बस गए थे और वर्षों के अथक परिश्रम और चतुर व्यापार के बल पर उन्होंने अपार आर्थिक सफलता प्राप्त कर ली थी। हायर इंडस्ट्रीज एक प्रीमियम गूढ़ सामग्री आपूर्तिकर्ता थी। ये व्यापारिक कंपनी उच्च श्रेणी की गूढ़ सामग्री प्राप्त करती थी और उन्हें निर्माताओं को भारी मुनाफे पर बेचकर प्रत्येक सौदे पर भारी लाभ कमाती थी। हाजिन में शीर्ष पर पहुंचने की इसकी यात्रा एक आदर्श रणनीति थी। इसने मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जिससे रसद और इन्वेंट्री का बोझ कम से कम हो गया और आपूर्ति अधिकतम हो गई। इसने सेवानिवृत्त मार्शल आर्टिस्टों को भी स्थायी रूप से कंपनी में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिससे कुछ उच्च श्रेणी के गूढ़ संसाधनों को प्राप्त करने की लागत में भारी कमी आई, जिन्हें केवल मार्शल आर्टिस्टों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था, जो मार्शल यूनियन के माध्यम से करने पर काफी महंगा होता। हाया परिवार काफी लंबे समय तक, यहां तक कि हाल ही तक, धन और व्यावसायिक समृद्धि में बढ़ता रहा। लेकिन हाल ही तक ऐसा ही था। जब कंपनी ने अन्य विशिष्ट संसाधन उद्योगों में विस्तार करना शुरू किया और अधिक स्थापित कंपनियों के क्षेत्र में आक्रामक रूप से अतिक्रमण करना शुरू किया, तो उसने अपनी क्षमता से अधिक का दायित्व अपने हाथ में ले लिया था। लोमाइनस, जो विशिष्ट संसाधनों का आपूर्तिकर्ता था, यह परिवार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही एक कंपनी थी। हाजिन शहर और आसपास की भूमि का पूरा बाजार इन दो दिग्गजों के बीच युद्ध का मैदान बन गया था। हालांकि उनका ये कड़ा संघर्ष तब समाप्त हुआ जब लोमाइनर्स ने कुछ विशिष्ट बाजारों में तेजी से विस्तार और एकाधिकार स्थापित कर लिया। अंततः लोमाइनर्स ने हाया परिवार को व्यावसायिक रूप से घेरकर उनका दम घोंट दिया और उनके पास इतनी पूंजी जमा हो गई कि वे विभिन्न तृतीय पक्ष संस्थाओं के माध्यम से हाया परिवार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीद सकें, जिससे उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी से एक बड़ा हिस्सा छीन लिया। और तभी बेला हिया की जिंदगी बिखर गई। उनके पिता का देहांत हो गया। नहीं, उसकी हत्या की गई थी। बेला ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके पिता की मृत्यु सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से लगी गंभीर चोटों के कारण हुई थी। गिरने की आवाज सुनकर मदद के लिए आने से पहले ही कुछ ही सेकंडों में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि बेला को लगभग पूरा यकीन था कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी और उनकी हत्या की गई थी। उसके पिता बेहद सावधान स्वभाव के व्यक्ति थे। ये सोचना भी असंभव था कि वे इतनी लापरवाही से फिसलकर गिरेंगे कि उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाएगी।
उसे पूरा विश्वास था कि लोमाइनस के पास कोई मार्शल अप्रेंटिस होगा, क्योंकि मार्शल यूनियन कभी भी इस तरह का काम स्वीकार नहीं करेगी। जो बात उसकी उम्मीदों से परे थी वह ये थी कि उसके पिता ने अपनी मृत्यु की स्थिति में बहुत पहले ही वसीयत तैयार कर ली थी। उन्होंने हाया इंडस्ट्रीज की अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी बेला हाया को सौंप दी थी। ये कुछ हद तक लोमाइनस की अपेक्षा से परे था। उनका एक लक्ष्य हाया इंडस्ट्रीज के अवशेषों का दोहन करके हाजिन शहर के गुण पदार्थ बाजार पर पूर्ण प्रभुत्व हासिल करना था। अब समस्या का समाधान सुलझने की कोई उम्मीद नहीं थी जब तक बेला हाया जीवित थी। अपने पिता की उत्तराधिकारी के रूप में पली बड़ी बेला का चेहरा वसीयत पढ़ते ही पीला पड़ गया, क्योंकि उसे इसके परिणामों का एहसास हो गया था। एक ओर उनके पिता ने अपनी विरासत उन्हें सौंप दी थी, दूसरी ओर उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जोखिम भी था। विशेष रूप से वर्तमान समय में जोखिम बहुत अधिक है। अपने पिता की हाया इंडस्ट्रीज में प्रमुख हिस्सेदारी विरासत में मिलने से वह एक तरह से खतरे में पड़ गई थी। लोमाइनस निस्संदेह उसके पीछे पड़ेंगे। वह तुरंत अपने घर से भाग गई। उसकी आशंकाएं तब सच साबित हुई जब उसे पता चला कि लोमाइनस ने उसके घर में घुसपैठ कर ली है। वह तुरंत अपनी जान बचाने और बाद में वापस लौटने की योजना बनाने में जुट गई। मुझे हाजिन से तुरंत निकलना होगा, उसने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला। हाजिन कस्बे में लोमाइनस बहुत शक्तिशाली थे। अगर वह यहाँ रुकी तो वह कुछ भी करने में असमर्थ होगी और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। उसने हाजिन से निकलने की तुरंत योजना बना ली थी और अपने संपर्कों का भरपूर इस्तेमाल करने का इरादा रखती थी, लेकिन समस्या ये थी कि अकेले ऐसा करना संभव नहीं था। उसकी पकड़ी जाने की पूरी संभावना थी। पुलिस के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं होता। आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों के आमतौर पर पुलिस विभागों में संपर्क होते थे और उनका कुछ प्रभाव भी होता था। इसके अलावा अपनी जान को खतरे का ठोस सबूत न होने पर उसे सुरक्षा नहीं मिल पाती और यह पूरा प्रयास लोमाइनस के सामने अपनी मौजूदगी का ऐलान करने जैसा ही होता। अब मार्शल यूनियन ही बची है, उसने मन ही मन आह भरी। मार्शल यूनियन कैंड्रियन साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली निजी संस्था थी। एक दो कस्बों तक सीमित एक स्थानीय संस्था का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वह अपने भरोसेमंद सेवक के माध्यम से एक मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षक नियुक्त कर सकती थी और उसने ठीक यही किया। लेकिन इसमें समस्याएं हैं। अंगरक्षक अभी तक नहीं आया है। बेला ने घबराकर सांस ली। वह लगभग जगह बदलने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा देर रहना बहुत जोखिम भरा था। अचानक चले जाने और आदर्श रूप से की गई विस्तृत तैयारी न होने के कारण वह छुपकर कहीं जा नहीं पाई थी। वह जानती थी कि लोमाइनस द्वारा उसके संभावित ठिकानों का पता लगाने और भागने के सभी रास्ते बंद करने में बस कुछ ही समय लगेगा। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनकर उसका ध्यान उसकी ओर गया। दूसरी तरफ से दबी हुई कहासुनी की आवाज सुनकर उसने संशय से इधर उधर देखा। महोदय, आप हमारी और हमारे ग्राहकों की निजता का उल्लंघन करते हुए हमारे प्रतिष्ठान में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते। हम आपकी शिकायत कानून प्रवर्तन एजेंसियों से करेंगे। नॉक नॉक नॉक। दरवाजा खोलो। एक और कर्कश आवाज ने उस आदमी की फटकार को अनसुना करते हुए जोर देकर कहा। मैडम, उनकी परिचारिका ने जल्दबाजी में कहा, आपको जाना होगा। जाए। बेला ने बिना हिचकिचाए खिड़की खोली और बाहर कूद गई। उसने जानबूझकर भूतल पर बिना जाली वाली खिड़की वाला कमरा मांगा था ताकि उसके पास भागने का एक और रास्ता हो। जैसे ही वह गिरी, एक भारी आवाज ने उसे पुकारा, कहीं जा रही हो। वह दहशत से पीछे मुड़ी, तभी उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और बड़ी आसानी से उसे काबू में कर लिया। मुझे छोड़ दो, वह छटपटाने लगी। हे। वह हंसते हुए उसे होटल के सामने की ओर खींचने लगा। तुमने हमें काफी परेशानी दी है। प्रहार। अचानक उसने महसूस किया कि उस पर उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है और उसने देखा कि उसका बंदी बनाने वाला बिना कुछ कहे गिर पड़ा। तुम तो बेला हाया ही हो, एक छोटे लड़के की आवाज खुशी से गूंजी। भगवान का शुक्र है, अगर मैं अपने पहले ही मिशन में अपने क्लाइंट को खो देता तो कितनी शर्मिंदगी होती। वह चौंककर पीछे मुड़ी और उसके सामने एक नकाबपोश युवक खड़ा था, जिसकी उम्र 15 साल से अधिक नहीं हो सकती थी और उसने मार्शल यूनियन की वर्दी पहन रखी थी। मुझे नहीं पता कि तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है, युवती, उसने कहा। लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये है मार्शल यूनियन का मानक साजो सामान, है ना? रूई ने डिस्पैच सुविधा केंद्र में मेज पर रखी वस्तुओं पर नजर डाली। मेज पर एक मुखौटा, एक वर्दी और एक अजीब सा दिखने वाला उपकरण था। मास्क पहनना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अकादमी द्वारा सभी मार्शल प्रशिक्षुओं को इसकी अत्यधिक अनुशंसा की जाती थी। कई बार मार्शल प्रशिक्षुओं को अपने मिशन के दौरान शक्तिशाली तृतीय पक्ष संगठनों के क्रोध और द्वेष का सामना करना पड़ता था।
यद्यपि इन संगठनों के पास समग्र रूप से मार्शल यूनियन को कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन ये बात व्यक्तिगत मार्शल आर्टिस्टों के लिए पूरी तरह से सच नहीं थी। अधिकांश लोगों के लिए मार्शल आर्टिस्ट डरावने और अछूत माने जाते थे, लेकिन आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के लिए यह बात सच नहीं थी। इन संगठनों के लिए व्यक्तिगत मार्शल आर्टिस्टों, विशेषकर युवा और निम्न स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को धमकाना संभव था। इसलिए कम उम्र के और कमजोर मार्शल आर्टिस्टों को मुखौटा पहनने की सलाह दी गई। ये मुखौटे इस तरह से बनाए गए थे कि वे दृष्टि या अन्य किसी भी इंद्रिय को बाधित किए बिना चेहरे की सभी विशेषताओं को छिपा सकें। रूई के मामले में उन्हें बालों का रंग बदलने वाला मुखौटा भी दिया गया था, जो विशेष रूप से ऐसे अनोखे या अप्राकृतिक बालों को छिपाने के लिए था जिनसे उनकी पहचान उजागर हो सकती थी। रूई ने यह मिशन स्वीकार कर लिया था, भले ही ये कम महत्वपूर्ण मिशन था, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। हालांकि वह अपनी युद्ध क्षमता के कारण स्वयं सुरक्षित था, लेकिन अनाथालय में रहने वाला उसका परिवार तुलनात्मक रूप से असुरक्षित था। ये वर्दी विशेष रूप से प्रशिक्षुओं के लिए बनाई गई थी और इसे भेदन-रोधी हथियारों से सुरक्षित माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उच्चतर लोगों के लोग स्वाभाविक रूप से भेदन-रोधी हमलों के प्रति प्रतिरोधी होते थे और उन्हें आमतौर पर किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी। वर्दी पर मार्शल यूनियन का प्रतीक चिन्ह और मार्शल प्रशिक्षुओं से संबंधित रंग संयोजन अंकित था। आखिरी चीज कुछ अजीब थी। रूई को बताया गया था कि यह एक ऐसा उपकरण है जिससे वह प्रेषण का समय, ग्राहक सत्यापन, मिशन की शुरुआत और समाप्ति, साथ ही मिशन की विफलता या सफलता को रिकॉर्ड कर सकता है। रूई इस पर बने बटनों के जरिए इन घटनाओं का समय रिकॉर्ड और प्रसारित कर सकता था। वह एसओएस सिग्नल भेजकर आपातकालीन सहायता का अनुरोध भी कर सकता था। इस बात से रूई को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उसने इस दुनिया में पहली बार संचार तकनीक देखी थी। उन्हें लगा ही नहीं था कि ऐसी कोई तकनीक मौजूद है, क्योंकि अनाथालय में रहने के दौरान या हाजन जैसे चहल पहल भरे शहर में भी उन्हें इसका कोई संकेत नहीं मिला था। लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। यह तकनीक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला उपकरण था, जिससे पता चलता है कि यह तकनीक उनकी सोच से कहीं अधिक प्रचलित थी। संभवतः ये तकनीक किसी रहस्यमय स्रोत या घटना पर आधारित थी। अगर संचार तकनीक के लिए जिम्मेदार रहस्यमय पदार्थ दुर्लभ थे, तो शायद इसी वजह से ये तकनीक हर जगह प्रचलित नहीं थी। इस उपकरण की मदद से रूई और अन्य मार्शल आर्टिस्ट मिशन की प्रगति के बारे में मार्शल यूनियन के साथ प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद कर सकते थे और उसे अपडेट कर सकते थे। जब रूई ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं, तो प्रस्थान का समय आ गया। समय दर्ज करने और कुछ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के बाद रूई निर्धारित प्रस्थान स्थल की ओर दौड़ने लगा। ये स्थल हाजिन शहर के बाहरी इलाकों में स्थित एक छोटा सा होटल था। पब फ्यूचर एड्स। जैसे जैसे रूई अपने निर्धारित मिशन के स्थान की ओर बढ़ता गया, जिलों की अवसंरचना और जनसंख्या घनत्व उत्तरोत्तर कम होता गया। समानांतर चाल और संतुलित दिशा का अस्थायी रूप से उपयोग करने के 1 घंटे के भीतर ही वह होटल को देख सका। इतनी अनोखी और सुनसान जगह, फिर भी उन्हें अंगरक्षक चाहिए, रूई ने सोचा, लेकिन फिर इस विचार को मन से निकाल दिया। वो बस इस मिशन के मिलने से खुश था। उसने पहले ही ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस मिशन को पूरी तरह सफल बनाएगा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा और कुछ दूरी पर रुका, तभी उसने कुछ अजीब देखा। पुरुषों का एक गिरोह होटल के मालिक प्रतीत होने वाले व्यक्ति के साथ झगड़े में उलझ गया था। शायद डाकू या लुटेरे। मालिक के विरोध के बावजूद जब वे लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए तो रूई ने अपना सिर झुकाया। रूई फिर से दौड़ते हुए होटल की ओर भागा। अगर इन लोगों की मंशा बुरी थी, तो उसका ग्राहक भी खतरे में था। जैसे ही वह होटल पहुंचा, उसने देखा कि नीले बालों वाली एक युवती खिड़की से बाहर निकल रही है। बालों का ये रंग विवरण और रेखाचित्र से मेल खाता है। रूई उलझन में होने के बावजूद खुश हुई, लेकिन फिर गश्त लगा रहे एक आदमी से टकराते ही घबरा गई। रूई को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और घसीटकर ले गया। प्रहार। एक छिपे हुए स्थान से कनपटी पर किए गए तीव्र प्रहार से वह व्यक्ति बेहोश हो गया और उसे मस्तिष्क में चोट लगी। उसने राहत की सांस ली और उसे ध्यान से देखा। तुम पक्का बेला हाया हो। रूई ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। भगवान का शुक्र है, अगर मैं अपने पहले ही मिशन में अपने क्लाइंट को खो देती तो कितनी शर्मनाक बात होती। केन और फे उसे कभी चैन से नहीं बैठने देंगे। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है, युवती, उसने गंभीरता से कहा। लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। वह अवाक होकर उसे घूरने लगी। तुम मेरे अंगरक्षक हो। हाँ, रूई ने उसका हाथ पकड़ लिया। समय नहीं है, चलो चलते हैं।
अरे, मैंने उसे ढूंढ लिया, एक आदमी की आवाज जोर से सुनाई दी। तस्क, रूई ने कहा। बहुत देर हो गई, लगता है मुझे ही इनसे निपटना पड़ेगा। सौभाग्यवश रूई को उनमें से किसी भी मार्शल प्रशिक्षु की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। मार्शल प्रशिक्षुओं के पास मार्शल स्क्वायर या सीनियर की तरह कोई स्पष्ट और अगोचर आभा या दबाव नहीं होता। लेकिन रूई जैसे मार्शल प्रशिक्षु उन्हें सामान्य लोगों से आसानी से अलग पहचान सकते थे। सावधान, उसने मार्शल अप्रेंटिस की वर्दी पहनी हुई है। उस व्यक्ति ने बाकी लोगों को चेतावनी दी जो उसके चारों ओर हडल होकर खड़े हो गए थे। रूई ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। वह इतनी तेजी से उनकी ओर दौड़ा कि वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए, और फिर उसने फ्लोइंग कैनन से हमला किया और उनमें से कई को दूर फेंक दिया। बम बम बम। रूई चारों ओर घूमते हुए, उनके क्रूर मुक्कों से बचते हुए, उन्हें सटीक रूप से दंडित करता रहा। विशेष रूप से कमजोर और दर्दनाक क्षेत्रों पर दबाव डालकर वह उन्हें जमीन पर गिरा देता था या पूरी तरह से लड़खड़ाकर थोड़ी पर तेजी से वार करने के लिए खुला छोड़ देता था, जिससे वे नॉकआउट हो जाते थे। 10 सेकंड के भीतर एक किशोर लड़के ने 15 आदमियों को ढेर कर दिया था। बेला उसे अचंभित होकर देखती रही जब वह अपना काम समेटकर वापस उसके पास आया। उन्हें हमेशा से यह जानकारी थी कि मार्शल आर्टिस्ट ताकतवर होते हैं, लेकिन ये जानना और उन्हें असल में प्रदर्शन करते देखना दो अलग अलग बातें थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी कम उम्र में कोई मार्शल आर्टिस्ट का प्रशिक्षु कैसे हो सकता है। क्या तुम ठीक हो? रूई ने मदद की पेशकश करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे उसकी तल्लीनता से बाहर निकाला। मैं ठीक हूँ, उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। वे लोग आखिरकार जाग ही जाएंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, रूई ने जोर देकर कहा। हम बेहतर जगह पहुंचने के बाद बात करेंगे। बेला अपनी तल्लीनता से बाहर निकली और गंभीरता से सिर हिलाया। तभी मिस, उनकी परिचारिका ने पुकारा। पुत, क्या तुम ठीक हो? बेला ने चिंता से पूछा, जिसके जवाब में उसे सिर हिलाकर सहमति मिली। शुक्र है कि उन आदमियों ने उससे केवल दरवाजा खुलवाया था और अपने लक्ष्य की तलाश में इधर उधर छानबीन की थी, और जब वह नहीं मिली तो वे चले गए। बेला ने रूई की ओर मुड़कर देखा। हमें इस जिले को तुरंत छोड़ना होगा। मैं दक्षिण की ओर, कस्बे के बाहरी इलाके की ओर जा रही हूँ, जहाँ से मुझे पड़ोसी कस्बे लक्सस जाने वाली मालगाड़ी मिलेगी। हमें हाजिन में आपके साथ रहने और हमारी रक्षा करने की आवश्यकता है, उसने जोर देकर कहा। रूई ने सिर हिलाया। हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी हमें सच में जाना होगा, उसने पुत की ओर मुड़ते हुए कहा। लेकिन तुम मेरी सुरक्षा में नहीं हो और ज्यादा लोग होने से हमारी गति धीमी ही होगी। बेला ने मुंह बनाया, धीरे से सिर हिलाया और फिर अपने सेवक की ओर मुड़ी। पुत, मैं तुम्हें अब और आगे नहीं ले जा सकती। यात्रा बहुत खतरनाक होगी, घर वापस लौट जाओ। उसने अपने सेवक को कोई विकल्प नहीं दिया। उसने रूई की ओर मुड़कर सिर हिलाया। चलो चलते हैं, रूई ने सिर हिलाकर जवाब दिया। तुम बहुत धीमे चल रहे हो, मुझे तुम्हें तब तक उठाकर ले जाना पड़ेगा जब तक हमें कोई रिक्शा न मिल जाए या हम किसी ऐसी जगह न पहुंच जाए जहां हम छिप सकें। समय सार का है। वह झपट्टा मारकर बेला को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया और फिर बैलेंस डायरेक्शन, पैरेलल वॉक और हेलिकल ब्रीदिंग का इस्तेमाल करने लगा। इतनी बाधा और बोझ के बावजूद वह इंसानी सीमा से कहीं ज्यादा तेज गति से दौड़ने में सक्षम था। इसी बीच बेला शर्मिंदगी से उसे पकड़े रही और इतनी तेज गति में अपनी पकड़ ढीली न होने देने की कोशिश करती रही। ऐसा नहीं था कि रूई को उसकी या अपनी असहजता का एहसास नहीं था, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। उसकी जान और मिशन दांव पर लगे थे, केवल मूर्ख ही शर्मिंदगी जैसी छोटी मोटी बात को सफलता के रास्ते में आने देता। क्या उन आदमियों को न मारना ठीक था? उसने एक प्रासंगिक सवाल पूछा। अगर यह कोई साधारण अंगरक्षक मिशन होता तो कोई समस्या नहीं होती, रूई ने कहा। समस्या यह है कि सामूहिक हत्या बेहद गंभीर मामला है और इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा। कानून प्रवर्तन अधिकारी हर जगह मौजूद होंगे और हमारी तलाश में जुट जाएंगे, और यहाँ तक कि मार्शल यूनियन भी इसमें शामिल हो सकती है, और अच्छे इरादे से नहीं। उन्हें मारने से हम पर और भी अधिक ध्यान जाएगा और बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है कि हम उन्हें वहीं छोड़ दें और अपनी मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। बेला जवान थी, मूर्ख नहीं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी हमें हिरासत में ले जाकर बयान दर्ज करवाएंगे और फिर बिना सुरक्षा के छोड़ देंगे, क्योंकि हम मेरी जान और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के इरादे का कोई सबूत पेश नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं, उन्हें मारने के फायदे से ज्यादा नुकसान है। रूई ने चुपचाप सिर हिलाया। सच तो यह है कि उन्हें न मारने का एक और भी बड़ा कारण था। वह इसके लिए तैयार नहीं था।
उसने अपने जीवन में कभी किसी की हत्या नहीं की थी, बचपन में अपहरण की घटना को छोड़कर उसे कभी ऐसा करने की इच्छा नहीं हुई थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें जिंदा छोड़ने का ठोस कारण था, उन्हें यकीन नहीं था कि वह उन्हें एक एक करके मार पाएंगे। उसने मन ही मन आह भरी, यह एक ऐसी समस्या है जिसे मुझे हल करना होगा। मार्शल वर्ल्ड मृत्यु से भरा हुआ है। यहाँ मारने वाले भी हैं और मारे जाने वाले भी। मुझे पहले समूह में शामिल होना चाहिए, दूसरे समूह में नहीं। सौभाग्यवश उसके पास अभी भी वह चुनाव करने से पहले कुछ समय था। उसे एक ऐसी मानसिकता विकसित और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी जो जरूरत पड़ने पर मारने के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं था कि रूई अत्यंत शांतिप्रिय या दयालु व्यक्ति था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 59 वर्ष एक ऐसी दुनिया में बिताए जहां हत्या को घोर घृणित माना जाता था। हत्या को सहज बनाना आसान नहीं था। एक और इंसान को साथ लेकर चलने के बावजूद रूई काफी जल्दी निकटतम जिले तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने उन रास्तों से भी परहेज किया जहां उन्हें देखे जाने और ध्यान आकर्षित होने की पूरी संभावना थी। आपको अपने बाल कटवाने या छिपाने होंगे, रूई ने जोर देकर कहा। इससे अगर कभी आपके पीछा करने वाले इस जिले में हमारी जांच करते हैं तो किसी के द्वारा हमें पहचानने और याद रखने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसने सिर हिलाया और अपने बालों को जितना हो सके कसकर बांध लिया, फिर उन्हें अपने पास मौजूद कपड़े से ढक लिया। तुम्हें वह वर्दी भी उतार देनी चाहिए, इससे ध्यान आकर्षित होगा क्योंकि इन दूरदराज के इलाकों में मार्शल अप्रेंटिस बहुत कम ही दिखाई देते हैं। आधे घंटे बाद वे एक सस्ते सराय में ठहर गए। रूई ने अपना मुखौटा उतार दिया था और बेला द्वारा पास के ही सराय से जल्दी से खरीदे गए कपड़े पहन लिए थे। उसने अपने बालों को बेला की तरह ही एक कपड़े से बांध रखा था। उसके बाल बहुत ही आकर्षक और अलग तरह के थे, साथ ही कुछ अंधविश्वास भी थे जो इस मिशन को और भी मुश्किल बना देते। उन दोनों ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उनमें कोई ऐसी विशिष्ट विशेषता न हो जिससे लोमाइना गिरोह उन्हें पहचान सके और पूछताछ किए जाने पर उनके बारे में जानकारी दे सके। अब बात करने का समय आ गया है, रूई ने कमरे के दूसरे कोने में बैठते हुए कहा। आप जितना अधिक खुलासा करेंगे, मैं आपकी सुरक्षा की उतनी ही बेहतर गारंटी दे पाऊंगा। बेला ने आह भरी। आप खास तौर पर क्या जानना चाहते हैं? तुम्हारे पीछा करने वालों का दायरा, शक्ति, प्रभाव और खतरे का समग्र आकलन। रूई ने जवाब दिया। तुम्हारे उद्देश्य और योजनाएं। याद रखना, मिशन की अधिकतम समय सीमा 3 दिन है। मैं तुम्हारे आसपास हमेशा के लिए नहीं रह सकता। बेला ने आह भरते हुए सिर हिलाया। हाजिन कस्बे के गुप्त उद्योग के एक बड़े सरगना द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके माफिया से संबंध है और वे अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से गिरोह हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। उनका आदर्श उद्देश्य मुझे जिंदा पकड़ना होना चाहिए ताकि वे मुझे किसी न किसी तरह से मेरे शेयर सौंपने के लिए मजबूर कर सकें। रूई ने सोचते हुए सिर हिलाया। वह आदमी निश्चित रूप से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी योजनाओं के बारे में बात करें तो मेरे पिता की कंपनी की शाखाएं उन शहरों में हैं जहां लोमाइनर्स ने अभी तक विस्तार नहीं किया है। मेरे जीवित रहने की सबसे अच्छी संभावना उन शाखाओं तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित रूप से समेकित करने में होगी। उन्होंने समझाया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे कुछ सवाल हैं। आगे बढ़ो। पहली बात तो यह है कि अगर यह परिवार की शाखाएं हाजिन शहर के साथ साथ आसपास के कस्बों में भी हैं, तो अपनी हाजिन शाखा के बजाय उन कस्बों में जाने की क्या जरूरत है? उसने पूछा। उसे उसका ये फैसला समझ नहीं आ रहा था। जब मुझे ये खबर मिली, मैं अपने निजी पेंटहाउस में थी। मैं तुरंत अपनी बचत के जितने पैसे ले सकती थी, लेकर वहां से भाग गई। बेला ने बताया। मैंने सुना कि लगभग 10-15 मिनट बाद कुछ लोगों का गिरोह मेरे घर आ गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे हायर इंडस्ट्रीज की शाखाओं में मेरे जाने का हिसाब न रखें। इसके अलावा कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी होने के कारण उनके पास कंपनी के कार्यकारी कार्यों पर काफी अधिकार और प्रभाव है। इसी वजह से अगर मैं हाजिन शाखा में जाने की कोशिश करती तो उनके लिए मुझे फंसाना और पकड़ना आसान होता। रूई ने सिर हिलाया। ये बात समझ में आ गई। क्या यही कारण है कि आप केवल एक ही मार्शल अप्रेंटिस को नियुक्त कर पाए? बेला ने सिर हिलाया। मुझे हायर इंडस्ट्रीज की अपार दौलत तक कभी पहुंच नहीं मिली। आखिर मैं तो सिर्फ 17 साल की हूं। मेरे पिता हमेशा सख्त थे क्योंकि उनका मानना था कि मुझे बहुत अधिक निजी दौलत से लाड़ प्यार करने से मैं एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं बन पाऊंगी। मार्शल यूनियन से अंगरक्षक रखने के लिए मैंने जो धन खर्च किया, वह सब मेरी अपनी कमाई थी। बेला ने आह भरी। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं शाखा तक पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत कर लेती और कई उच्च श्रेणी के मार्शल प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर लेती। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है।
रूई को समझ आ गया था कि एक बड़े आदमी की बेटी होने के बावजूद वह इतनी कंगाल क्यों दिखती है। मिशन बिल से मिली जानकारी और बेला ने उसे जो बताया था उससे उसे स्थिति पूरी तरह समझ आ गई थी। ठीक है, तुम किस शाखा में जाना चाहती हो? लक्सेस कस्बे की शाखा, बेला ने जवाब दिया। यह एक ऐसा कस्बा है जहां लोमाइना इंडस्ट्रीज ने अभी तक विस्तार नहीं किया है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि बाजार उनके स्थापित क्षेत्रों के अनुरूप नहीं है। उनकी शक्ति और प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। गिरोहों का अंधाधुंध इस्तेमाल लक्सेस के स्थानीय माफिया को पसंद नहीं आएगा। रूई ने सिर हिलाया, शायद यही उसकी परिस्थितियों में सफलता का सबसे अच्छा मौका था। बस एक समस्या है, मिशन का दायरा 30 किलोमीटर के दायरे तक सीमित है। मैं इससे आगे नहीं जा सकती, यानी मैं आपको केवल एक हिस्से तक ही सुरक्षित रख सकती हूँ। बेला ने सिर हिलाया, उसे इसकी उम्मीद थी। मुझे इस बात का एहसास है, अंगरक्षक मिशन शुरू करते समय मैंने इस बात को ध्यान में रखा था। मिशन की सीमा और समय बढ़ाने से लागत बढ़ जाती है, मुझे समय और सीमा के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना था। बहुत अधिक सीमा वाला लेकिन बेहद कम समय वाला मिशन या बहुत अधिक समय और कम दायरे वाला मिशन शुरू करने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार मैंने तय किया कि 3 दिन और 30 किलोमीटर एक अच्छा संतुलन है। 30 किलोमीटर मुझे हाजिन से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काफी है, जो सबसे मुश्किल काम है। एक बार बाहर निकलने के बाद लोमाइनस सीमित और प्रतिबंधित हो जाएंगे। अगर मैं सावधान रहूं तो मेरे सफल होने की अच्छी खासी संभावना है। रूई ने सिर हिलाया। ठीक है, हाजन से बचने के लिए तुम कौन सा रास्ता अपनाने की योजना बना रही हो? आमतौर पर सुरक्षा के लिए रखे गए व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित निर्णय अंगरक्षक को ही लेने होते थे, लेकिन इस मामले में रूई ने अपनी बात से पलटते हुए फैसला रूई पर छोड़ दिया। वो स्पष्ट रूप से कहीं अधिक जानकार और चतुर थी। और गर्म। रूई ने सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। ये बेवकूफ हार्मोन मुझे परेशान कर रहे हैं। 12 से 21 वर्ष की आयु के लड़कों में प्रति यूनिट रक्त में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाती है, फिर जीवन भर धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कामेच्छा अत्यधिक बढ़ जाती है। सौभाग्य से रूई का मस्तिष्क विकास के दूसरे दौर से गुजरने के कारण काफी मजबूत हो गया था और हार्मोन जैसे प्रभावों के प्रति उसकी संवेदनशीलता काफी हद तक कम हो गई थी। हालांकि वह केवल प्रतिरोधक क्षमता रखता था, प्रतिरक्षा नहीं। लड़के तो लड़के ही होते हैं। बेला ने एक नक्शा निकाला। मैं ऐसे रास्तों पर विचार कर रही थी जिनमें सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे कम आबादी वाले दोनों जिलों से होकर गुजरना शामिल हो। पब फ्यूचर एड्स। रूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हाजिन के सबसे कम आबादी वाले जिलों में रहना ज्यादा समझदारी भरा कदम नहीं होगा, क्योंकि वहां लोगों की संख्या बहुत कम है? बेला ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं, अगर हमारा भेष थोड़ा भी ठीक रहा तो घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में हमें ढूंढना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हालांकि अगर हमारी पहचान उजागर हो जाती है तो दूरदराज के इलाके ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि दूरदराज के इलाकों में छिपना ज्यादा मुश्किल होता है। रूई ने सिर हिलाया, ये बात समझ में आ रही थी। ऐसे में शहरी इलाकों में भेष बदलने का यह एक बेहतरीन तरीका है जहां हम आम लोगों के बीच पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। जब तक हमें अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तक उन्हें हमें ढूंढने में काफी मुश्किल होगी। बेला ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। ठीक है, हाजन से निकलकर लक्सेस पहुंचने के बारे में क्या ख्याल है? रूई ने पूछा। पैदल चलकर वहां पहुंचना नामुमकिन है। मेरा एक स्थानीय लघु माल परिवहन कंपनी से गहरा संबंध है। मैं निदेशक से, जो मेरे और मेरे पिता के करीबी परिचित हैं, अनुरोध करने की योजना बना रही हूं कि वे मुझे बिना किसी की नजर में आए हाजिन से बाहर और लक्सेस के अंदर तस्करी करके ले जाएं। बेला ने बताया। उसके बाद मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। रूई ने सिर हिलाया। इससे उसके सारे संदेह दूर हो गए थे। बातचीत के लिए विषय खत्म होने पर माहौल में सन्नाटा छा गया और असहजता छा गई। अगले सफर के लिए भेष बदलने से पहले हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और कुछ खा लेना चाहिए, रूई ने कहा। मेरे पास अंगरक्षक मिशन के लिए सिर्फ 3 सामान्य निम्न श्रेणी की कायाकल्प औषधि और एक उपचार औषधि है। दुर्भाग्य से मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बेला ने आह भरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेला जब थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई तो रूई मिशन के बारे में सोचने लगा। मिशन की कठिनाई निश्चित रूप से कम नहीं थी, ये तो तय था। हालांकि रूई को इससे कोई खास शिकायत नहीं थी, क्योंकि मार्शल यूनियन मार्शल आर्टिस्टों को कम कीमत वाले मिशनों के लिए भी अच्छा मुआवजा देती थी। इसका मतलब ये था कि जब तक रूई यह साबित कर पाता कि मिशन की कठिनाई मार्शल यूनियन के मूल्यांकन से अधिक है, उसे और भी अधिक मार्शल क्रेडिट मिलेंगे।
जिससे वह और भी बेहतर तकनीकें खरीद सकेगा। ये सोचकर रूई शार्क की तरह मुस्कुरा उठा। धिक्कार है। कमरे में एक अपशब्द गूंज उठा। अगर फेरोन लोमिनर को पता होता कि हाय की लड़की इतनी चालाक है तो वह पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहता। लेकिन उसे पता नहीं था और अब वह इस हालत में था। जब उसे पता चला कि बेला ही अपने घर पर नहीं है और अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलते ही वह जल्दबाजी में घर से निकल गई है, तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। यह अजीब व्यवहार था। भला कौन सी बेटी अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर बिना बताए जल्दबाजी में घर से भाग जाएगी? शोक की अवधि क्यों नहीं थी? उसके व्यवहार से शोक की बजाय भय का संकेत मिलता था। इन सब बातों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसने अपनी समस्या को पहले ही भांप लिया था और खुद को बचाने के लिए एहतियाती उपाय कर लिए थे। और उसने उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था। वह तुरंत पकड़े जाने से बचने में कामयाब रही और इतनी अच्छी तरह और इतने लंबे समय तक छिपी रही कि उसने मार्शल यूनियन से एक मार्शल प्रशिक्षु को काम पर रख लिया, जिससे उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो गया। साधारण लोग मार्शल अप्रेंटिस को हरा नहीं सकते थे जब तक कि उनके पास संख्यात्मक रूप से भारी लाभ न हो, और तब भी सफल होने के लिए वास्तव में असाधारण और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होगी। केवल मार्शल आर्टिस्ट ही मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हैं। फेरोन ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर कमरे के कोने में खड़ी एक काली आकृति पर नजर डाली। क्या ये सही नहीं है, अज़ाज़ेल? उस धुंधली आकृति ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिलाया। तैयार रहो, अगर लड़की कोई गलती करती है तो मैं चाहता हूं कि तुम काम पूरा करो। फेरोन ने ठंडे लहजे में कहा, उसे और उस बदमाश मार्शल अप्रेंटिस को मार डालो। तारांकन। रूई ने अपने बालों को कसकर बांध लिया ताकि उसके अनूठे बालों का एक भी लट बाहर न निकले। अपनी पहचान की रक्षा करना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि वह शक्तिशाली तृतीय पक्षों से निपट रहा है जिनके साथ उसका हितों का टकराव था। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, एक भी गलती उसे भारी पड़ सकती थी। दूसरे कमरे से कुछ आवाजें सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बेला। वह बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि हैरानी भरी नजरों से मुड़ा और अचानक रुक गया। वह रो रही है। उसने उसकी दबी हुई सिसकियों को सुनकर यह महसूस किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह उसके करीब नहीं था, उसे बिल्कुल नहीं जानता था। वह यहाँ एक काम पूरा करने आया था और उसका समय समाप्त होते ही वह चला जाएगा, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो। इसके अलावा उन्होंने इससे पहले कभी किसी को किसी भी बात पर, खासकर किसी किशोर को, सांत्वना नहीं दी थी। और उनके पिता की मृत्यु जैसी भारी घटना पर तो बिल्कुल भी नहीं। उसने सिर हिलाकर इस बात को टालने का फैसला किया। दरवाजा खोलने से पहले उसने खूब शोर मचाया, किसी न किसी चीज से काफी आवाजें निकाली, जिससे उसे पहले से ही अंदाजा हो गया कि वह बाहर आने वाला है, और उसे जल्दी से खुद को साफ करने का मौका मिल गया। क्या तुम तैयार हो? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसने दृढ़ भाव से सिर हिलाया। ये भाव देखकर रूई ने मन ही मन आह भरी। लगता है उसने खुद को संभाल लिया है, यह एक अच्छा संकेत है। रूई ने योजना बनाने का मुख्य जिम्मा उसे सौंप दिया था। अगर उसकी भावनात्मक स्थिति बहुत अस्थिर रही तो वह मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला कर सकता था। अगले जिले में पहुंचते ही हमें सुरक्षा के लिए एक बार फिर अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे, उसने उससे कहा। रूई ने सिर हिलाया। अगला जिला 14वां जिला है, मुझे लगता है। बेला ने सिर हिलाया। हाजिन के अन्य बाहरी जिलों की तुलना में 14वां जिला अत्यधिक व्यावसायिक है। यहाँ व्यापारियों, सौदागरों, आपूर्तिकर्ताओं, परिवहनकर्ताओं और उपभोक्ताओं का भारी आवागमन रहता है। हम दोनों किसी भी तरह से अलग नहीं दिखेंगे, और जब तक हम चुपचाप रहेंगे, लोमाइनस के लिए हमारा पता लगाना लगभग असंभव होगा। रूई ने सोच में डूबे हुए उसकी ओर देखा। आपने एक लघु माल परिवहन कंपनी के निदेशक से अपने संबंध का जिक्र किया था। वह कहाँ स्थित है? हजन शहर की सबसे बाहरी परत में स्थित 23वें जिले में। क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? रूई ने सावधानी से पूछा। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी से जानती हूँ। मेरे पिता और वह दशकों से एक दूसरे को जानते थे। रूई ने हल्के से कंधे उचकाए। अगर उसे लगता है कि वह भरोसेमंद है तो वह केवल उसके निर्देशों का पालन कर सकता है। हमारे परिवहन के साधनों का क्या होगा? हमें उस निदेशक से मिलने तक पैदल ही यात्रा करनी होगी जिसका मैंने जिक्र किया था। उसके बाद शायद हमें कोई परिवहन मिल जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ही दिनों में इतनी दूर तक पहुंच सकते हो? रूई ने पूछा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसने आह भरी और बातचीत समाप्त कर दी। दोनों ने कुछ अंतिम तैयारियां की। दरअसल रूई ने अपनी सुरक्षा के लिए भेस के नीचे मार्शल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और मास्क को अपने ढीले ढाले कपड़ों में छिपा रखा था।
भेस के कारण उसकी चलने फिरने की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन गतिशीलता में यह मामूली कमी फायदों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। अगर लोमाइनर्स उन्हें ढूंढ लेते, क्योंकि उन्हें एक मार्शल अप्रेंटिस के बारे में खबर मिली थी जो बालों को छुपाए एक महिला के साथ यात्रा कर रहा था, तो यह उनके लिए कहीं ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता। उनका अगला लक्ष्य 2 जिलों की दूरी पर था। दोनों ने यात्रा के दौरान लंबे ब्रेक लेने की बजाय छोटे ब्रेक लेने और यात्रा में लंबे अंतराल रखने पर सहमति जताई थी। एक बार चलना शुरू करने के बाद तेज गति से चलते हुए उन्हें अगले जिले तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। बेला अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा थक गई थी, क्योंकि उसका जीवन ऐसा था जिसमें उसे शायद ही कभी अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करने की जरूरत पड़ती थी। अंततः वह इतनी थक गई कि लगभग बेहोश हो गई और रूई को उसे एक बार फिर उठाना पड़ा। फिर उसे 14वें जिले से होकर एक लंबा रास्ता लेना पड़ा ताकि घनी आबादी वाले जिले में किसी का ध्यान आकर्षित न हो। क्या तुम थक नहीं गए? उसने हौंफते हुए उससे लिपटते हुए कहा। तुम तो अकादमी से पैदल चलकर यहाँ तक आए हो। रूई ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शिष्य होने का यही तो सबसे अच्छा हिस्सा है, हमें जल्दी थकने में बहुत समय लगता है। क्या तुमने कायाकल्प करने वाली कोई औषधि ली थी? उसने अपने बालों को पीछे करते हुए और अपनी भूरी आंखों को जिज्ञासा से सिकोड़ते हुए पूछा। तुमने जिक्र किया था कि तुमने ली थी। रूई ने सिर हिलाया। ये तो मन को तरोताजा करने और नींद की जरूरत को खत्म करने के लिए थे। बेला ने सिर हिलाया। वह खुद भी मानसिक ताजगी देने वाली औषधियों से अच्छी तरह परिचित थी। तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है? ये कठोर और गहन शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी सहन शक्ति को निखारने और हेलिकल ब्रीदिंग नामक एक प्रशिक्षु स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक से प्राप्त हुआ है, रूई ने समझाया। यह ऊर्जा खपत की दक्षता को बढ़ाता है, जिससे आप कम प्रयास से समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हम, बेला ने सिर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट होना कितना अच्छा होता होगा। आपके पास इतनी शक्ति होती है, आप निश्चित रूप से बेहद सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते होंगे। रूई ने उसकी बातों पर गौर किया। कुछ हद तक ये सच था। जब तक उसका प्रतिद्वंदी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु न हो, तब तक आम इंसान कुछ खास नहीं कर सकता था। हालांकि उसने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। उसने कभी भी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट का मार्ग नहीं चुना था। उसका लक्ष्य तो बस अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास और विकास करना था। यही बात उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि देती थी। शारीरिक सुरक्षा अंततः महज एक अतिरिक्त लाभ था, यह उनकी प्रेरणा या उनका लक्ष्य नहीं था। इसके अलावा प्रशिक्षु बनने के बाद से अकादमी में ही अपना अधिकांश समय बिताने के कारण उसे बढ़ी हुई सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ था। जैसे ही उसने मार्शल प्रशिक्षु का दर्जा प्राप्त किया, उसे तुरंत अन्वेषण चरण से बाहर निकाल दिया गया और प्रशिक्षु अनुभाग में भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही वह मार्शल प्रशिक्षुओं से घिर गया, जो शुरू में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। बेशक उनके बैच के मार्शल प्रशिक्षु उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। फिर वरिष्ठ बैच के मार्शल प्रशिक्षु भी थे, जिन्होंने उनके बैच के मार्शल प्रशिक्षुओं की तुलना में कहीं अधिक तकनीक और अनुभव अर्जित किया था। जब आपके सभी साथी आपसे अधिक मजबूत हों, तो शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करना आसान नहीं था। अकादमी से बाहर उसने केवल तभी समय बिताया था जब वह सर्दियों की छुट्टियों के लिए घर गया था, लेकिन वह समय बेहद संक्षिप्त था। उसे वास्तव में इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने का ज्यादा समय नहीं मिला था कि अब जब वह एक मार्शल प्रशिक्षु है तो दुनिया उसे कैसी दिखती है। हालांकि अब जब उसने इस बारे में और सोचा, तो उसे यह एहसास और भी स्पष्ट हो गया। इस मिशन में उसे सुरक्षा का अच्छा खासा एहसास था। एक मार्शल प्रशिक्षु होने के नाते असल में केवल दूसरा मार्शल प्रशिक्षु ही उसे धमकी दे सकता था, और अगर इसमें दूसरे मार्शल प्रशिक्षु भी शामिल होते, तो यह मिशन कम से कम कठिनाई के पैमाने पर चौथे दर्जे का होता और संभवतः इससे भी कहीं अधिक कठिन हो सकता था। बेशक एक मार्शल अप्रेंटिस होने की संभावना तो हमेशा थी, लेकिन ये देखते हुए कि यह एक निम्न श्रेणी का मिशन था, इसकी संभावना बेहद कम थी। इसलिए वह सतर्क था, लेकिन फिर भी शांत था। सुरक्षा की भावना अच्छी है, रूई ने स्वीकार किया। बेला ने सिर हिलाया। मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। इस विपत्ति ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी असहाय हूँ। अकेले तुम असहाय हो, जैसे सभी मनुष्य होते हैं, रूई ने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन एक बार जब तुम हायर इंडस्ट्रीज में अपनी स्थिति मजबूत कर लोगे, तो तुम्हारी शक्ति मुझसे कहीं अधिक होगी। शक्ति कई प्रकार की होती है। मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इससे प्रेम है, न कि इसलिए कि इससे मुझे शक्ति मिलती है। ओह, बेला की भौहें उठी। तुम मुझे जोशीले और भावुक किस्म के इंसान नहीं लगे। रूई मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक मिशन है, मुझसे पेशेवर होने की उम्मीद की जाती है। तो फिर तुम ये छोटी सी बातचीत क्यों कर रहे हो?
बेला ने पूछा। उसके चेहरे पर हल्की सी चंचलता झलक रही थी। रूही ने कंधे उचका दिए। उसने बेला का मूड थोड़ा ठीक करने के लिए उससे बातचीत की थी, लेकिन वह ये बात जोर से कहना नहीं चाहता था। फिर भी बेला ने यह बात नोटिस कर ली थी। धन्यवाद, मैं इसकी आभारी हूँ। उसने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे हैं। कोई बात नहीं, रूही ने संक्षेप में उत्तर दिया। बाकी का सफर अधिकतर खामोशी भरा रहा। रूही 14वें जिले के अनजान रास्तों से गुजरता रहा और कुछ घंटों बाद आखिरकार वे 23वें जिले में पहुंच गए। हफ हफ हफ, रूही हौंफते हुए बोला। अपनी शारीरिक शक्ति के बावजूद वह थक गया था। अपनी स्थिति पर विचार करने के बाद उसने अपने पास मौजूद कायाकल्प करने वाली औषधियों में से एक का सेवन करने का निर्णय लिया। मुझे लगा था कि तुम उन्हें बचाकर रखने की योजना बना रही हो, बेला ने कहा। इस रफ्तार से तो मिशन 3 दिन भी नहीं चलेगा, रूही ने कहा। मुझे लगता है कि अगर आपको मार्शल अप्रेंटिस की क्षमताओं की बेहतर समझ होती, तो आप मिशन की समय सीमा कम कर देते और कठिनाई का स्तर बढ़ा देते ताकि आपको उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस मिल सके, लेकिन खैर आपकी किस्मत अच्छी थी। ऐसा कैसे? बेला ने आश्चर्य से पूछा। मार्शल अकादमी से मेरा मूल्यांकन मिशन के लिए निर्धारित कठिनाई स्तर से कहीं अधिक था, आप देख सकते हैं। ओह, बेला ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो फिर आपने यह मिशन क्यों स्वीकार किया? यह मेरा पहला मिशन है, इसलिए मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। रूही ने कंधे उचकाते हुए उसकी ओर घूरकर कहा, लेकिन किसी ने मिशन की कठिनाई को कम करके बताया, इसलिए मेरी यह योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। खैर, मैंने झूठ नहीं बोला। बेला ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। रूही ने चिढ़कर कहा, मार्शल यूनियन में जानकारी को बहुत कम बताने पर भारी जुर्माना लगता है, यह अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखा है। हाँ, लेकिन वे ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने कम रिपोर्ट दी थी। तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है? रूही हंसा। तुम्हारी मंशा मायने नहीं रखती, जब तक वे तुम्हें कम रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तुम्हें सजा मिलेगी। अगर मार्शल यूनियन लोगों को इस तरह की हरकतें करने की छूट देती, तो हर कोई सभी मिशनों की कठिनाई को बहुत कम करके बताता, हर मिशन मूल्यांकन से कहीं ज्यादा कठिन होता और मार्शल यूनियन को हर तरफ से धोखा मिलता। सच है, बेला ने आह भरी। लेकिन एक बार जब मैं हायर इंडस्ट्रीज में अपनी स्थिति मजबूत कर लूंगी, तो मैं उनके द्वारा लगाए गए किसी भी आर्थिक जुर्माने का भुगतान कर पाऊंगी। ये तो तुम्हारी योजना का ही हिस्सा रहा होगा। रूही हंस पड़ा। हाँ, ऐसा ही था, उसने स्वीकार किया। जब तक मैं अपने पिता द्वारा मुझे विरासत में मिली सारी शक्ति और धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेती हूँ, तब तक मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मैं अपने किए की सजा भुगत सकती हूँ और साथ ही, बेला की आवाज गुस्से से भर उठी, मैं उन लोगों को भी उनके किए की सजा दिलवा सकती हूँ जिन्होंने ये सब किया है।